उत्तर प्रदेश बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जितने भी जूनियर हाई स्कूल हैं, कक्षा 8 के विज्ञान का 10वां अध्याय फसल उत्पादन पर आधारित है। अब फसल उत्पादन के इस पाठ में हम लोग फसल उगाने, तैयार करने और उसके भंडारण की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। सबसे पहले इस पाठ के पहले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हम लोग कैसे मिट्टी की तैयारी करते हैं, बीजों का चुनाव और बुआई किस प्रकार से करते हैं, मृदा के पोषक तत्व कौन से होते हैं, उर्वरक और रोगाणुनाशक या कीटनाशक क्या होते हैं, नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में समझेंगे। इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। आप जानते हैं कि आज़ादी के पश्चात बहुत सा डेवलपमेंट या बहुत सा विकास हुआ है, लेकिन अभी भी भारत की अधिकांश जनता किसी न किसी रूप में कृषि पर निर्भर है। अगर 2011 के जनगणना की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की 68% जनता अभी भी ग्रामीण जनता है और यह किसी न किसी रूप में अपने जीवन यापन के लिए, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी कपड़ा और मकान के लिए आज भी कृषि पर निर्भर है। भारत की भौगोलिक परिस्थितियां आप देखते हैं कि बड़ी ही अजीब किस्म की हैं। यहाँ पर मौसम भी अलग तरह का है। 3 मौसम यहाँ पर जाड़ा, गर्मी और बरसात पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, संस्कृत बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान में विविधता के साथ ही साथ यहाँ पर फसलों में भी विविधता पाई जाती है। पहले जो आदि मानव था, आदि मानव क्या करता था? आदि मानव अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता था, लेकिन बाद में 10,000 ईसा पूर्व के लगभग वह धीरे धीरे नदियों के किनारे बसना शुरू होता है और फिर उसने खाद्य पदार्थों के उगाने का तरीका खोज निकाला और लगभग 7,000 ईस्वी पूर्व खेती के पहले साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि हम फसल किसे कहते हैं या क्रॉप क्या होता है। तो किसी स्थान पर जब बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तो उन्हें हम फसल कहते हैं। जैसे आलू की फसल हो गई, चना मटर सरसों की फसल हो गई, गेहूं धान की फसल हो गई, ये सभी फसलें हो गई। अब देखिए कि सभी फसलें एक ही ऋतु में भली प्रकार से नहीं उगती हैं। अब यहाँ पर 3 प्रकार की फसलें होती है: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो खरीफ की फसल क्या होती है? खरीफ की फसल वह फसल होती है जो बरसात के समय में जून से लेकर के और अक्टूबर तक पैदा की जाती है। इसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत मक्का है, धान है, मूंगफली है, ये सब फसलें आती हैं। फिर बात आती है कि रबी की फसल क्या होती है, रबी क्रॉप क्या होती है। तो नवंबर से अप्रैल तक जो फसलें बोई और काटी जाती हैं उनको हम रबी की फसल कहते हैं। यह हमारे यहाँ पर जाड़े का समय होता है और यह नवंबर से अप्रैल का समय होता है। इसमें जो फसलें बोई जाती हैं उनको कम तापमान का तथा कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात तीसरी फसल यहाँ पर आती है जायद की फसल, जिसको हम कहते हैं। तो जायद की फसल क्या है? यह मार्च से लेकर के और जून के बीच में बोई और उगाई जाती हैं। ऐसी फसलों को हम जायद की फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत मूंग हुआ, तरबूज हुआ, ककड़ी हुआ, लौकी हुआ, उड़द हुआ, इन सब की फसलें बोई जाती हैं और यहाँ पर यह गर्मी का समय। देखिए, जो फसल पद्धतियां हैं उन फसल पद्धतियों में या स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से फसल को तैयार करने का जो तरीका है, उसमें सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर बीजों का चुनाव और उनकी बुआई की जाती है, फिर खाद और उर्वरक दिए जाते हैं, सिंचाई की जाती है, खरपतवार से सुरक्षा किया जाता है या कीटों से सुरक्षा किया जाता है, उनकी कटाई और मड़ाई होती है, भंडारण की प्रक्रिया होती है। यह समस्त प्रक्रियाएं फसल उत्पादन से संबंधित है। तो पहली प्रक्रिया यहाँ पर क्या होती है? पहली प्रक्रिया यहाँ पर मिट्टी तैयार करना। तो फसल बोने का पहला चरण है खेत की मिट्टी को तैयार करना। अब भारत देश में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है: बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो सभी मिट्टी की अपनी अलग अलग विशेषता होती है और सभी मिट्टी में अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं। जैसे बलुई मिट्टी, यह किसके लिए अच्छी होती है? बलुई मिट्टी किसी न किसी रूप में
यह अच्छी होती है। तरबूज के लिए, खरबूजा के लिए, मक्का बाजरा के लिए उपयुक्त होती है। इसी प्रकार से चिकनी मिट्टी, जिसमें मिट्टी के छोटे कण होते हैं और इसकी पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यह धान के लिए, सनई के लिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसी प्रकार से दोमट मिट्टी की जब बात आती है तो दोमट मिट्टी आप देखेंगे कि यह गेहूं के लिए, चना और मटर, टमाटर के लिए, इन सब की मिट्टी जो है हमारे लिए सही होती है। तो खेत तैयार करने का मतलब क्या हुआ, या मिट्टी तैयार करने का मतलब क्या हुआ? मिट्टी तैयार करने का मतलब हुआ कि खेत की हल के द्वारा जुताई होना। तो अब उसको परंपरागत तरीके से आप कर सकते हैं और आधुनिक तरीके से कर सकते हैं। तो परंपरागत तरीका क्या था? पहले जो है बैलों द्वारा हल से जुताई होती थी, कुदाल से या फावड़ा से आपने जो है मिट्टी को पलटने का काम करते थे, मिट्टी को खोदने का काम करते थे। आज आधुनिक उपकरण हो गए हैं, ट्रैक्टर हो गए हैं, उनमें कल्टीवेटर लगा हुआ है, मिट्टी पलटहर लगा हुआ है, रोटावेटर लगा हुआ है। तो इनके द्वारा आप मिट्टी को उलट पलट देते हैं, और जब मिट्टी के उलट पलट देते हैं तो मिट्टी पोली हो जाती है, उसके बड़े कण छोटे कणों में टूट जाते हैं, तो मिट्टी ढीली हो गई, भुरभुरी हो गई। ये पहला काम हो गया। दूसरा, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी के जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है और इसके वायु संचरण में वृद्धि हो जाती है। तो मिट्टी को तैयार करने के पश्चात उस मिट्टी पर पाटा चला दिया जाता है। भूमि को समतल बनाने के लिए लकड़ी का जो है पाटा चला दिया जाता है, या जिसको हेंगा कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं, आप बताइए। यहाँ पर देखिए, समतलीकरण के कारण क्या फायदा होता है? भूमि की नमी सुरक्षित हो जाती है और खेत एक सार हो जाता है, एक बराबर हो जाता है। तो जब आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करते समय आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। अब यहाँ पर देखिए बेटा, दूसरी प्रक्रिया है कि बीजों का चुनाव किया जाए और उनकी बुआई किया जाए। तो बुआई क्या होता है? बीजों का चुनाव करके मिट्टी में बीजों को डालना ही बुआई कहलाता है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं? बुआई करने के लिए स्वस्थ बीज का चयन करते हैं और अच्छे बीज का चयन करते हैं। संकर बीजों का भी चयन आप कर सकते हैं। जब इस तरह के स्वस्थ और अच्छे बीजों का आप चयन करते हैं तो फसल की गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है और आपको पैदावार भी अच्छी मिलती है। अब सही बीजों का पता करने के लिए हमने क्या करना है? एक बर्तन ले लेना है और इस बर्तन में आपको पानी भर लेना है और पानी भर के इसके अंदर बीजों को डाल देना है। आप देखेंगे कुछ ऐसे बीज आपको दिखाई देंगे जो ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगे, और कुछ बीज ऐसे होंगे बैठ जाते हैं। तो ऐसे बीज जो नीचे बैठ जाते हैं वह बीज स्वस्थ होते हैं, और ऊपर जो तैरते हुए बीज हैं उनको किसी न किसी तरह से कीड़ों ने खोखला कर दिया है, इसके कारण ये हल्के हो गए हैं। अब बीज बोने के तरीके की बात करते हैं कि बीज जो है वह किस तरह से बोया जाता है। तो पहला तरीका है यहाँ पर कि छितरा करके बोया जाता है, और दूसरा तरीका है यहाँ पर डिबलर तथा बीज बेधक मशीन का। तो छितरा करके जब बीज बोए जाते हैं तो बीज ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, लेकिन जब डिबलर की सहायता से या बीज बेधक सीड ड्रिल की सहायता से बीज बोए जाते हैं तो बीज की मात्रा कम लगती है, बीज गहराई में चले जाते हैं। अब अगली बात आती है कि मृदा के पोषक तत्व क्या हैं, उर्वरक क्या है। यहाँ पर देखिए बेटा, पौधे अपने वृद्धि करने के लिए मिट्टी से जल और खनिज लवण लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, जिसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हमने क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। ये अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं। अब देखिए, मिट्टी में अगर पोषक तत्व नहीं होगा तो किसी न किसी रूप में पौधा जो है बीमार हो जाएगा, और साथ ही साथ फसल की पैदावार और उसकी गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं? अब ये देखते हैं कि जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर अब 3 वर्ग हैं: मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। यह 3 प्रकार के पोषक तत्व पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको पौधे सीधे वायु से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को ये भूमि से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से गौण पोषक तत्वों में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। तो सामान्यतः सल्फर का उपयोग आप कई बार देखते होंगे जब यूरिया का छिड़काव किया जाता है, तो यूरिया के छिड़काव के समय सल्फर और जिंक को मिला लिया जाता है। यह दोनों तत्व पौधों के लिए, कभी कभार जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है और कभी कभी सोडियम की भी आवश्यकता पौधों को पड़ जाती है। फिर सूक्ष्म पोषक तत्व में तांबा है, जिंक है। ये तो जिंक का इस्तेमाल या जेडियन का इस्तेमाल भी यूरिया के समय में ही कर लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा
कि अगर एक ही प्रकार की फसल एक ही खेत में बार बार लगाई जाएगी तो उससे भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। अब यहाँ पर फसल चक्रण को हम सबसे पहले समझते हैं कि फसल चक्रण क्या होता है। किसी खेत में एक ही फसल न उगा करके फसलों की अदला बदली करके फसल उगाने की जो परंपरा है उसको हम फसल चक्रण कहते हैं। जैसे धान, गेहूं, उड़द, सरसों है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम फसल चक्र का प्रयोग करते हैं तो फसल चक्रण से हमको फायदा क्या होता है। फसल चक्रण से पहला फायदा ये होता है कि भूमि में जो पोषक तत्व हैं वो बरकरार रहते हैं, नमी बरकरार रहती है और इसके साथ ही साथ जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ती है और मृदा की दशा सुधरती है। बात आती है कि खाद कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर 2 प्रकार की खादों के संबंध में हमने चर्चा करना है। एक तो कंपोस्ट खाद की, या इसको जैविक खाद कहते हैं, कंपोस्ट खाद की या जैविक खाद कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं इनके संबंध में। तो अब ये देखिए बेटा, जैविक खाद या कंपोस्ट खाद क्या होती है। जानवरों के अपशिष्ट, जो भी गोबर, बेकार साग सब्जियाँ निकलती हैं, घर में जो कुछ कूड़ा निकलता है या जैव अवशेष निकलते हैं, उन सभी को हमने क्या करना है, एक गड्ढे में एकत्र करके मिट्टी से ढक देना है। कुछ समय के पश्चात जो सूक्ष्म जीव हैं इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार से जो खाद तैयार होती है उसको हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। लेकिन अब रासायनिक उर्वरक क्या है। रासायनिक उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं और वहां पर वातावरण की नाइट्रोजन को लिया जाता है। वातावरण की नाइट्रोजन को वह उर्वरक के रूप में, रासायनिक उर्वरक के रूप में ये परिवर्तित करता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन आदि उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की उर्वरक के अंतर्गत यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सुपर फास्फेट लाइम है। तो डाई यूरिया पोटास का नाम आपने सुना होगा। ये डाई यूरिया पोटास किसी न किसी रूप में रासायनिक उर्वरक। अब देखिए, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रकार के उर्वरकों की आवश्यकता होती है। जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों में किसी प्रकार से नाइट्रोजनी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। पोटास आप डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन नाइट्रोजनी उर्वरक या यूरिया इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु पाए जाते हैं और यह जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब हम लोग नाइट्रोजन चक्र के बारे में तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर देखिए, वातावरण में 78 से 79% नाइट्रोजन उपस्थित है, लेकिन पौधे इसको इस रूप में नहीं ले पाते हैं। पौधे तब तक नहीं ले पाते हैं जब तक कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की जो क्रिया होती है वही नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, यहाँ पर किसके द्वारा होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यहाँ पर पहली चीज़ होती है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दूसरा, तड़ित वर्षा के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और तीसरा, उर्वरकों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया। अब देखिए बेटा, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, एजेटोबैक्टर आदि बैक्टीरिया, इसी प्रकार से दलहन कुल के जो पौधे हैं उसमें राइजोबियम पाया जाता है। यह सब वायुमंडल की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिनका उपयोग पेड़ पौधे कर पाते हैं। इसी प्रकार से बिजली कड़कने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं और वर्षा के जल में घुलकर के ये अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल वर्षा के साथ भूमि पर गिरता है और कैल्शियम, मैग्नीशियम को उनके घुलनशील नाइट्रेट में बदल देता है और तब इसको पेड़ पौधे ले पाते हैं। इसी प्रकार से फैक्ट्रियों में रासायनिक यौगिकों में परिवर्तित करके इस नाइट्रोजन को हम उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इससे भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। तो ये 3 प्रक्रियाएं हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम करती हैं। अब यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। इन तीनों विधियों से हमने देखा कि वातावरण की या वायु की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट के रूप में पौधे इस्तेमाल करते हैं और पौधों से यह जो है वह जीवों में पहुंचता है, भोजन के रूप में जंतुओं में पहुंचता है और फिर पेड़ पौधे और जंतु जब मृत हो जाते हैं तो सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन प्रक्रिया होता है, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया होती है और डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया के द्वारा फिर से यह नाइट्रोजन वातावरण में मिल जाती है। तो इस नाइट्रोजन का चक्र पूरा हो जाता है, जिसके कारण इसको नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। वातावरण की जो नाइट्रोजन है 78%, उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो राइजोबियम है या एजेटोबैक्टर हैं, ये सब जो है यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार से कृत्रिम उर्वरक हैं या जो फर्टिलाइजर हैं वो फर्टिलाइजर यही काम करते हैं। अब नाइट्रेट्स के रूप में ये किसको मिलते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी के द्वारा फिर होते हुए ये पौधों में चले आते हैं। फिर यहाँ पर देखिए,
अब पेड़ पौधे मर जाएंगे, मृत हो जाएगी जब इनकी, तो यह प्रक्रिया होगी कि नाइट्रोजन वातावरण में जाएगा। इसी प्रकार से पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं जितने भी जीव जंतु हैं, वह सभी भोजन प्राप्त करते हैं और मृत होने के पश्चात इनका अपघटन होता है और फिर यहाँ पर डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया होती है और डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया के द्वारा फिर से यह वायुमंडल में पहुंच जाती है। इस प्रकार से नाइट्रोजन का चक्र पूरा हो जाता है।